वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। शाइस्ता नौशीन यूसुफ साहिबा को जो है दावत देता हूँ कि वो आएँ और इजहार ख्याल पेश करें। वो अपना इजहार ख्याल पेश करने के बाद सुदूर साहिबान जो है अपना तासुरात पेश करेंगे। सुदूर साहिबान मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ और तलबा और तलबा जितनी भी बातें अब तक सुनी है और करीबी खुतबा जो सुना है, काबिल मुबारकबाद है हर बात हर कदम जो यहाँ उठाया गया है। और मैंने अब तक जो कुछ ज़िंदगी में सीखा और देखा है, अफसाने की नज़रिए से हो या दास्तान की नज़रिए से और मसनवी की नज़रिए से, उसमें ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिसने हमें मुतासिर किया और जिसकी वजह से हम एक ट्रिगर महसूस करते हैं अपने जहनी तौर पर, और उसके बाद हमारा जी चाहता है कि उसे पढ़ें या उसे लिखें। आपने देखा होगा कि 60 से पहले की बात हो या 60 से बाद की बात हो, तहरीक कोई भी तहरीक हो जहाँ शुरू होती है वहाँ पर कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो हमें उस अहद से मिलाती हैं और उसके बाद वहाँ हम उसमें शरीक होते जाते हैं। जैसे तरक्की पसंद तहरीक की बात की, उसके बाद जदीदियत की और माँ बाप जदीदियत की। अब मैं उन तमाम बातों को दोहराना नहीं चाहती जो अब तक हुई है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जहाँ तक अलामत का ताल्लुक़ है, हम काफ़ा को नहीं भूल सकते। फ्रांस काफ़का का एक बहुत अच्छा अफसाना था मेटामॉर्फोसिस। उसमें उसने एक ऐसी अलामत दी थी, एक ऐसी बात बताई थी कि जब बाप बूढ़ा हो जाता है, वो अपने घरों में रखता है, घर में रहता है, तो उसको किस तरह से एक कचरा समझकर और वो धीरे धीरे वो एक ऐसे कीड़े की तरह हो जाता है कि उसको मारकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये अलामत पूरे ज़मान और मकाम पर फैली हुई है। जैसे अब हम आज देखते हैं कि आज क्या हाल है, आज इस दौर में क्या हाल है, तो क्लासिक में वो बातें होती है, वो चीज़ होती है जो हमें हर अहद में ज़िंदा रखती है। तो ये बात हम तमाम को क्यों मुतासिर करती है? इसलिए कि उस दौर में, उस ज़माने में जो बात कही गई वो अपने वक्त से आगे की बात थी। उस वक्त तो अलामत किसी के समझ में आई, किसी के समझ में नहीं आई, लेकिन उसके बाद ये बातें आज जो हम देख रहे हैं माँ बाप जदीदियत में जितने भी अलामतें इस्तेमाल होती हैं, जितनी भी अलामतें हमारे सामने आई हैं, उसमें हम देखते होंगे कि इन अलामतों का सबब क्या था और ये अलामतें हमारे लिए कितनी मानी तेज होती हैं। जब शुरू में अलामत का दौर आया तो लोगों ने शोर मचाया कि अलामत से क्या होगा, कहानी पर गायब हो रहा है, कहानी क्यों से दी गई है। तो दोनों बातें भी अपनी जगह सही हैं। ये बात नहीं है कि कहानी को कहानी से निकाल दिया जाए, लेकिन जहाँ तक कहानी का ताल्लुक़ है, अफसाने का ताल्लुक़ है या किसी भी तरह की तकलीफ का ताल्लुक़ है, तो उसमें उसका अहाता किया जाए, उसको उस पर गौर फिक्र किया जाए, तो पता चलेगा कि कहानी में क्या चीज़ें होती हैं। जैसे उसका कहानी तन हो या उसके किरदार हो, मुकादमे हो या फिर उसका तर्ज़ तहरीर। तो इन चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को चाहे हमारे पास कोई भी तर्ज़ हम इख्तियार करें, उसको बाकी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ज़बान को ही भूल जाएं, अगर हम तर्ज़ तहरीर को ही भूल जाएं, तो फिर हमारे पास सिवाय नुक्ते और लकीरों के कुछ नहीं बाकी रहता। और नुक्ते और लकीरें वही अल्फाज बनती हैं, वही अल्फाज बनकर हमारे जहनों पर असर करती हैं जिसमें कोई बात हो, जिसमें कोई मानी हो, और ऐसा मानी पेश कि जो अपना तकाजा पूरा करे किसी भी सिंफ का। जैसे अफसाने की अगर सिंफ कहें तो अफसाने की सिंफ का तकाजा पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर कहानी और अफसाने में जो फ़र्क होता है वही बाकी रह जाता है। जहाँ तक और एक बहुत अच्छे अफसाना निगार की अगर मैं बात ना करूँ तो सही नहीं होगा, मुफासा ने जो किरदार दिए, जैसे चोर का किरदार, जैसे बीवी का किरदार, जैसे माली का किरदार, और उन चीज़ों को उसने ऐसा समेटा कि सारे आलम में उसका, पूरी ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ। तो हम देखते होंगे कि मंटो पर उसने कितना, मंटो के जहन पर कितना असरअंदाज हुआ था। तो वही वजह थी कि हमारे लिए वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन हमारे आसपास रहती थी, पर हमने गौर फिक्र नहीं किया। वही कि हम डरते थे क्योंकि हम पुराने धर्रे पर चल रहे थे,
हम ये चाहते थे कि दास्तान में जैसा लिखा जा रहा है, जैसी कहानी लिखी जा रही है, उसी को इसी तरह से बयान करें। शायद हम अलग हटकर चलें तो हम लोगों से अलग हो जाएंगे, लेकिन अलग होकर चलना या मुख्तलिफ अंदाज में लिखना, वही इनफरादियत होती है, वही इनफरादियत आगे बढ़ती है और हमें आगे ले जाती है। जैसे कि टी.एस. एलियट ने कहा कि 30 बरस बाद जहन बदलता है, 30 बरस बाद नई चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन ये ज़माना तो अब जेट की रफ्तार से दौड़ रहा है। यहाँ 30 बरस तो क्या 3 महीनों में चीज़ें बदल जाएंगी, और इसका बदलना ज़रूरी भी है, वरना हम समझेंगे कि हम दौर से बहुत पीछे रह गए हैं। तकनीकी दौर है और यहाँ पर तमाम बातें हमारे सामने हैं। आज के लिखने वाले अगर गौर से लिखें या फिर उनका मुताला सही हो, तो मैं समझती हूँ कि अब वो दौर है जिसमें बहुत अच्छे फनकार ज़ाहिर हो सकते हैं। इसलिए कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें खुली हैं और बहुत आसान है आलमी अदब को पढ़ना, बहुत आसान है कि हमारे माजी की तरफ देखना, बहुत आसान है कि हमें क्या विरसा मिला है। ये तमाम चीज़ें आज हमारे सामने मौजूद हैं और एक क्लिक पर हम देख सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। और अफसाने यहाँ पर गलती क्या होती है और हम कैसे हम बहक जाते हैं, तो वो होता है जैसे अलामतों के ताल्लुक से भी। जब इकराम बाग साहब ने लिखना शुरू किया तो वहाँ पर अलामतें ऐसी होने लगी कि आगे चलकर लोगों की समझ में ही नहीं आया कि क्या लिखा जा रहा है। तो वहाँ पर हमको चाहिए कि हम हमारे कलम को रोकें, गौर करें और देखें। अब जैसे अफसाने की बात हो रही है, तो शाहिद साहब जैसे लोग अफसानचा लिख रहे हैं और बहुत सारे लोग अफसानचा लिख रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए वही बात हो जाती है। अफसानचा होते होते ऐसा हो गया है कि चलिए मैं कमरे में आया और बाहर निकल गया, यानी अफसानचा खत्म हुआ। तो ये मामला, इन मामला की तरफ देखना और गौर करना बहुत ज़रूरी है। मैं छोटा हूँ, बड़ी बात, मैं तो अफसाना लिखती नहीं हूँ, लेकिन मैं कारी हूँ और उस पर गौर ज़रूर करती हूँ कि क्या लिखा जा रहा है। तो इसके लिए ये बात है कि हम क्या दे रहे हैं, 2 लफ्ज़ों में भी हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि अक़वाल हम देखते हैं, आज अक़वाल हमारे जहनों पर क्यों मुरतब होते हैं, हम उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन अक़वाल में ऐसी बात होती है कि हम दोहराना चाहते हैं या हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, या हम ये देखते हैं कि इसकी कितनी सच्चाई है। चाहे अफसाना झूठ पर मबनी हो या कहानी या दास्तान, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूरी होती है। सच्चाई ऐसी जिसे पसे पर्दा पेश करें या अपने अल्फाजी में पेश करें या उसको बना के पेश करें। बनाकर पेश करना भी गलत बात नहीं है, क्योंकि ये फ़न है। हर फन की अपनी अदा होती है, हर फन का अपना इस्तिआरा होता है। हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे इस रवानगी में हम ये भूल गए कि हमारी शीरी ज़बान क्या क्या रखती है, कैसे कैसे इस्तिआरे, कैसे इस्तिलाहात, और हमारे पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन उसको क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मॉडर्न होते चले गए हैं, सही है, मॉडर्न होना गलत नहीं है, पोस्ट मॉडर्निज्म भी सही है, क्योंकि हम लोग सिर्फ अल्फाज से खेलते हैं। हकीकत में हमारी ज़बान को कायम रखकर उसको कैसे बनाया जाए, उसका इस्तेमाल अब नए तौर से कैसे किया जाए, नई इस्तिलाहातें कैसे इस्तेमाल की जाए, शायद इसका ख्याल रखें तो मैं समझती हूँ कि हम हमारी ज़बान को बहुत ज़रखेज़ बना सकेंगे, बहुत कुछ दे सकेंगे। अब ज़रूरतें हैं तो नई लुग़त की ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें हैं तो नई चीज़ों की तरफ आने की ज़रूरतें हैं। इन तमाम बातों में हम मैं एक बात आप लोगों से कह रही थी जो मेरे जहन पर बहुत देर से चल रही है मेरे पास मेरी बात, वो ये है कि अफसाना जब शुरू हुआ तो ये देखा गया कि जदीद नस्ल जब आई, क्योंकि मैं नज़्म के मैदान में, तो इसलिए मुझे इस बात का ख्याल आया कि जदीद नस्ल जब आई तो आप लोगों ने देखा होगा कि नस्ल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कहानी कहने लगी, और जितनी भी प्रोज पोएम्स हैं जो मशहूर हुई हैं उसमें एक कहानी का अंदाज होता है। तो मुझे लगता है कि ये अफसाने का जो असर है वो नज़मों पर हुआ है, क्योंकि कहानियाँ तो बहुत तवील हुआ करती थी, अफसाना एक खलिश छोड़ जाता था, तो वो जो खलिश छोड़ जाता था उसको नज़्म निगारों ने अपनाया। और नज़्म निगार ऐसे होते हैं, वो नज़्म निगार आप अख्तर इमाम को भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पहली बार किरदार का इस्तेमाल किया, जैसे हबीबा और जैसे रमज़ानी कसाई। तो इस तरह, और आप
حسن پوزاگر کو بھی نہیں بھول سکتے. تو حسن پوزاگر میں جس حسن کا نام لیا گیا, جو کہانی کو بیان کیا گیا, وہ بھی اپنے آپ میں ایک نظم ہے یا کہانی, یہ دونوں کے درمیان چلتی ہے. تو اس طرح سے ہمارے سامنے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک نیا طریقہ, ایک نئی چیز سامنے آئی. یہ نئی باتیں ویسٹ سے آئی ہوں یا ایسٹ سے آئی ہوں یا ہم کو پرشین سے ملی ہوں یا عربی سے آئی ہوں, لیکن باتیں تو تمام ذہن کے تخلیق کاروں کے پاس ایک ہی طرح کی سوچ رکھتی ہیں. یہ تمام سوچ کی فکر کی گہرائی وہ ہوتی ہے جو ہمیں زمانہ دیتا ہے. آج اگر ہم آئندہ عہد میں زندہ رہیں گے تو آج کے عہد کو ہم کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں, آج کا عہد ہمیں کیا دے رہا ہے اور آج ہم ہمارے عہد کو کیا دے کر جا رہے ہیں, یہ ہر تحقیقات کے لیے بہت ضروری ہے. بس میں اب بہت وقت نہیں لوں گی. بہت بہت شکریہ. اب میں پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش کریں. سب سے پہلے میں آج کی جو نشست منعقد ہوئی ہے اور جس کامیابی کے ساتھ یہ یہاں تک پہنچی ہے, اس کے بھی میں اس کے منظمین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جن لوگوں نے بھی اب تک حصہ لیا, ہر ایک نے اپنا کردار بڑی خوش اسلوبی سے, کامیابی سے پورا کیا ہے. اور آج کا جو سیمینار ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, یہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے. کڑپا جیسی برگنفیس زمین پر یہ جو یونیورسٹی قائم ہے اور یہاں جو اردو کا شعبہ قائم ہوا ہے اور یہاں جس طرح سے کام ہو رہا ہے, اس کا ایک پہلا سیمینار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حال کھچاکچ بھرا ہوا ہے. الحمدللہ مجھے جنوب تو جنوب شمال کے بہت سارے سیمیناروں میں شرکت کا موقع ملا ہے, لیکن اس طرح سیمیناروں میں پارٹیسپیشن آڈینس کا بہت کم دیکھنے کو ملا ہے. یہ پہلا پروگرام ہے اور اتنا کامیاب ہے, اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کو ایک اچھا شگون مانتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی اور یہ شعبہ آئندہ چل کر بہت کارہائے نمایاں انجام دے گا, سرخرو ہوگا. اور آج کا جو سیمینار کا موضوع ہے یہ بھی بڑا اہم ہے, اس حیثیت سے کہ جتنی نسلی اصناف ہیں اس میں افسانے کو ایک جاندار صنف کی حیثیت سے میں مانتا ہوں. جس طرح شعری اصناف میں غزل ہے, اس طرح افسانہ نسلی اصناف میں بہت ہی جاندار اور کامیاب اور پرمانی صنف ہے. اور اس میں بھی اب تک افسانے پہ جو سیمینار ہوئے یا تحقیقی کام ہوا یا مذاکرے ہوئے, اور اس کا دائرہ زیادہ تر آزادی کے اطراف, آزادی سے پہلے کیا ترقی پسند تحریک اور اسی طرح اس کا احاطہ کیا جاتا رہا ہے. لیکن یہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا کیا کہ 1960 کے بعد اس کو, جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افسانہ ختم ہو گیا, افسانے کا دور ختم ہوا, اس کے بعد کے جو تحریکات یا رجحانات رہے یا جس طرح سے اس کی پیش رفت ہوئی, اور اب تو ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں, بلکہ 21ویں صدی کا ربع اول ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تقریباً 25 سال ہم نے طے کر لی ہے اس صدی میں, تو بات کافی آگے بڑھ گئی ہے, باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں اور بہت کچھ ہم کو کرنا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ 1960 کے بعد کا جو دور ہے اس کا احاطہ کرنے کے لیے یہاں ہم جمع ہیں. اور اب تک جو سیشن ہوئے ہیں اور اس میں بہت کامیابی کے ساتھ جو ہے اس کا احاطہ کیا گیا ہے. اور پروفیسر ستار صاحب نے جو کلیدی خطبہ پیش کیا, اس کے اندر انہوں نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ ساری باتوں کا احاطہ کیا تھا. کوئی بھی سیمینار یا سمپوزیم اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جو کلیدی خطبہ ہے وہ اس کو آخر تک روشنی فراہم کرتا ہے.
तो प्रोफेसर साहब ने बहुत ही शराब व बस्त के साथ इस मौजू पे रोशनी डाली। और मैं शोबे के जो असातिज़ा हैं, ख़ासतौर से शाह अली खान साहब ने जिस अंदाज से इसको आगे बढ़ाया और जिस कामयाबी के साथ और खुशदिली के साथ और तनदही के साथ और इसार व कुर्बानी के साथ वो चल रहे हैं, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इस शोबे से मुताल्लिक़ा असातिज़ा सरदार साहिल साहब, डॉक्टर ख्वाजा पीर, इम्तियाज़ साहब, रिहाना परवीन साहिबा, नजमा साहिबा, इन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अब तक जो है इसको बहुत कामयाबी से लेकर जा रहे हैं। अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें एक चीज़ की तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूँ कि तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाली एक अफसाना निगार हिजाब इम्तियाज़ अली ताज, हम इनको भूल नहीं सकते हैं। इनका ताल्लुक़ जो है वो शहर वानम्बाड़ी से है। इनकी पैदाइश वानम्बाड़ी में हुई थी और इनकी वालिदा अब्बासी बेगम वो भी अफसाना लिखती थी और हिजाब इम्तियाज़ अली तो चोटी की अफसाना निगार हैं। उनका ताल्लुक़ ये हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है, तमिलनाडु से इनका ताल्लुक़ है। और एक जगह एक इंटरव्यू में हिजाब इम्तियाज़ अली ने ये कहा है कि जब अल्लामा इकबाल मद्रास आए थे, सेंट्रल स्टेशन में उनको इस्तकबाल के लिए हम पहुँचे थे, तो उस वक्त उन्होंने लिखा कि मैं अपनी वालिदा के साथ वहाँ मौजूद थी उनका इस्तकबाल करने के लिए। तो ये तमिलनाडु की हैं और इनकी पैदाइश वानम्बाड़ी की है और ये हमारे लिए एक काबिल इफ्तिखार बात है। तो ये एक नुक्ता मैं बताना चाहता था। इसके बाद जो मकाले यहाँ पेश किए गए हैं अब तक के, इस पर प्रोफेसर फजला मुकर्रम साहब रोशनी डालेंगे। मैं एक दो बातें उस सिलसिले में अर्ज करूँगा। पहला जो मकाला था डॉक्टर अबू ज़हीर रब्बानी साहब जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने अपने तासुरात, तमहीद और तक़दीम वगैरह बयान की और मौजू का उमूमी जायज़ा उन्होंने लिया था और वक्त की तंगी भी पेश नज़र थी, तो उन्होंने अफसाना निगारों के नाम लिए और उसके फ़न का भी उमूमी जायज़ा लिया था। ख़ास तौर से जीलानी बनू, इकबाल मदीन और जोगिंदर पाल वगैरह के फ़न पर उन्होंने रोशनी डाली थी। उसके बाद दूसरे जो अफसाना निगार मकाला निगार थे डॉक्टर अमीनुल्लाह साहब, उन्होंने आंध्र प्रदेश में उर्दू अफसाना निगारी 1960 के बाद इसमें दो शहरों को उन्होंने मरकज़ बनाया, एक कड़पा, दूसरा कर्नूल। तो इसमें उन्होंने जो अफसानवी मजमे छपे, साबिर जयदी, जमशीदा खातून, महमूद शाहिद साहब, तो इन अफसाना निगारों के फ़िक्र व फ़न पर उन्होंने अच्छे अंदाज से रोशनी डाली और ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इक़्तिबासात भी पेश किए और हवाले भी पेश किए और मक़ादों की आरा भी उन्होंने पेश की और बहुत ही जामे अंदाज से उन्होंने इसको समेटा और मुआसरीन के साथ भी तक़ाबुल पेश किया। बड़ा अच्छा मक़ाला था। और शाइस्ता यूसुफ साहिबा ने जो इजहार ख्याल किया एक तकलीफ़कार की नज़र से और उनकी ज़ुबान से, उनके ख़यालात सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मंची हुई गुफ्तगू उन्होंने की और बहुत ही पुख्ताकार नज़र से उन्होंने देखा और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बयान की। ये ख़ास तौर से फ़नकारों के लिए ये तरग़ीबात और हिदायत का दर्जा रखती हैं। ये उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हम लोग अल्फाज से खेलते हैं, अहमियत तो ख्याल की होती है। बहुत अच्छी बात थी, मुफासा वगैरह के हवाले से और आलमी अदब के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की। ये हम जैसे लोगों के लिए इफ़ादे और इस्तिफ़ादे की बात थी। बहरहाल आज का ये जो सेशन है बहुत ही कामयाब सेशन है। मैं सब मक़ाला निगारों को मुबारकबाद पेश करते हुए मुंतज़िमीन हज़रात को उनका शुक्रिया अदा करते हुए
बहुत शुक्रिया सर। अब मैं इस इजलास के दूसरे सदर से प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकरम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ अपने तासुरात पेश करें। मुआज़रीन और हाज़रीन, चूँकि वक्त की तंगी है मैं नाम लेने से कासिर हूँ। फिर नामों की तरतीब भी बदल जाए तो एक नया अफसाना पैदा हो जाएगा। कोई नाम छूट जाता है तो एक और अफसाना हो जाता है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ शोबे उर्दू योगी रेमना यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और मैं पहली मरतबा यहाँ आया। काबिल मुबारकबाद है शोबे उर्दू जहाँ एक वली रहता है, जिसको एक सरदार भी मिल चुका है, जिनके यहाँ इम्तियाजी खुसूसियात थी और जो ख्वाजा का दरबार भी सजा लिख रहे हैं और जहाँ नजमा जैसा सितारा झिल रहा और जहाँ रेहाना जैसी जन्नत की खुशबू थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा शोभा, निहायत कारगर शोभा। और ये सिंपोजियम साहित्य अकेडमी के ताउन से हुआ। मौजू बहुत बड़ा अच्छा था, इसलिए ये निसाब में शामिल है। हमको उन मौज़ूआत पर ही अहाता करना है ताकि तलबा उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अभी सदर मोहतरम ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद किसी सेमिनारों सिंपोजियम में देखने को नहीं मिलती, होती है इनागुरल सेशन के बाद चले जाते हैं, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी तादाद जूंगी क्यों मौजूद है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, कहना बड़ी बात नहीं है, सुनना बहुत बड़ी बात है। और सुनने वालों को बहुत हौसला होता है और वो जन्नत के हक़दार हैं। आज के मकाले के आज के सिंपोजियम की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की वाइस चांसलर साहिबा हैं। अच्छा लगा जो उन्होंने उर्दू की दिलचस्पी में, उर्दू की तरक्की में जो दिलचस्पी ले रही हैं। जिस इदारे की खातून सरबराह होती है वो इदारे को एक ख़ानदान का तस्वुर देती है। औरत ख़ानदान को जोड़ती है, कुछ औरतें तोड़ती भी हैं। ये अफसाना है, लेकिन जो जोड़ने का मतलब देखने में मिला वो वाकई काबिल मुबारकबाद है। मुझे यकीन है कि उन्हीं की वाइस चांसलरशिप में ये शोबा और मुस्तहकम होगा, मुस्तकिल तकर्रुरात होंगे इंशाअल्लाह। इस शोबे का एक और नाम होगा। मैं एसवी यूनिवर्सिटी पर कोई नाम नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना तो कहना चाहूँ कि कड़वा शहर तालीमी और तदरीसी हवालों के अलावा यहाँ जो समाजी अदबी सरगर्मियाँ होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश का हैदराबाद बनने जा रहा है और इसमें तरक्की होती जाएगी। यहाँ हमारे कासिम साहब हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं मेरे, और एक बुजुर्ग हैं सत्तार साहिर साहब। उन्होंने करीबी खुतबा दिया, पता नहीं तेलंगाना का नाम आधे पानी पी लिया। ये उनकी मोहब्बत है, लेकिन आंध्र प्रदेश के हवाले से उन्होंने तफसील से गुफ्तगू की और ज़रूरत इसी बात की है। हम जिस मुकाम पर रहते हैं, जिस मुकाम पर सेमिनार करते हैं, उसी मुकाम के हवाले से मौज़ूआत को रोशन करना चाहिए। ये माबाद जदीद तनकीद का एक तस्वुर है। उसने मुकामियत को उजागर किया जो इससे पहले देखने में नहीं आता था। आलमी नुक्ते नज़र पर तो बहुत से लोग गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मुकामी तौर पर कोई गुफ्तगू नहीं करते। और इस हवाले से आज के सेशन में कुछ मकाले भी पढ़े गए। पहला मकाला अबू ज़हीर रब्बानी साहब का था। इस मकाले की खूबी या खामी ये थी कि उन्होंने पूरे मौजू को समेटने की कोशिश की और बेहतर अंदाज में कामयाबी के साथ
پیش کیا. ظاہر بات ہے ان کو مختصر کرنا پڑتا تھا چونکہ وقت کم ہے. دوسرا بھوک کا بھی وقت ہے. بھوک بنیادی موضوع ہے افسانے. پورے پسند تحریک میں چرچا رہا. انہوں نے جوگیندر پال کے حوالے سے بھی اچھی بات کی. بہت سے افسانہ نگاروں کے نام لیے. ڈاکٹر صاحب مبارکباد, آپ نے اچھا سمجھنے کی کوشش کی, لیکن افسوس کہ ہم پورا مقالہ سن نہیں پائے. ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے اس کو کہیں نہ کہیں. میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اور دوسرا مقالہ ڈاکٹر امین اللہ کا تھا. جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے مقامی موضوع کو لیا, اچھا لگا. دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ان میں افسانہ نگاروں کا بھی احاطہ کیا جنہوں نے ایک افسانہ لکھا. یہ ان کی دیانتداری کا ثبوت ہے. اور انہوں نے بتایا کہ صرف افسانوں کے 5 مجموعے یہاں شائع ہوئے ہیں. یہ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے. محمود شاہد موجود ہیں, یہ نئی نسل موجود ہے. انشاءاللہ اگلے سال یا کچھ بعد کوئی سمپوزیم سیمینار ہوگا, ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے افسانہ نگار پہچان یہ ضروری ہے. 5 افسانے مجموعے بہت لوگ لکھتے ہیں, چھپتے نہیں ہیں, چھپا کر رکھتے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سا نفسیاتی پہلو ہوتا ہے. کچھ تو ہوتا ہے. حالانکہ بہت سے اب تو وہ پریشانی نہیں لے رہے ہیں. اب تو کیا ہے, آن لائن بک ہو گئی ہے تیار, آپ خود تیار کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. کوئی سی بھی ویب سائٹ پر آپ اپنی بک اپلوڈ کر سکتے ہیں. کوئی ویب سائٹ نہیں تو اپنا بلاگ بنا کر خود اپنی بک دے سکتے ہیں. کوئی خرچہ نہیں ہے. تو اس جانب تھوڑی سی توجہ دیجیے. ایسا نہ ہو کہ صرف 5 افسانے جو ہیں قابل غور بات ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کے قاسم صاحب کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہاں شاعر تو پیدا ہوں گے, لیکن افسانہ نگاروں کو پیدا کیجیے. مجھے کہنے دیجیے کہ نثر نگاروں کی بہت قلت ہے. شاعر پھر بھی مل جائیں گے, نثر نگار نہیں ملیں گے. مجھے مستر مجاز یاد آ رہے ہیں جو روزنامہ منصف کا ادارتی ادبی صفحہ دیکھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے نثر نگار دو یونیورسٹی سے, مجھے شاعروں کی ضرورت نہیں. مجھے ہر ہفتہ سوچنا پڑتا ہے کہ نئے لکھنے والوں کو کہاں سے لاؤں. کوئی نثر ملتا نہیں, کوئی نثر نگار ہوتی ہی نہیں. تو یہ نثر نگاری کی طرف تھوڑی سی توجہ دیجیے. مختلف اصناف پر کام کروائیے. شعبہ اردو اپنی ایک اردو ایسوسیشن قائم کرے یونیورسٹی میں. اس ایسوسیشن یا اس بزم کا اجلاس ہر مہینہ شعبے میں ہو, جس میں طلبہ اپنی تخلیقات پیش کریں اور طلبہ ہی ان تخلیقات پر تبصرہ کریں. اس سے تخلیقات بھی پیدا ہوں گے اور نقاد بھی. تو یہ کوششیں ہونی چاہیے. اور اس سمپوزیم کا اور ان کے منتظمین کا میں بہت ہی ممنون ہوں کہ اس کی وجہ سے میں نے محترمہ شائستہ یوسف صاحبہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. میں نے ان کو پڑھا ہے, سنا ہے, لیکن ملنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا. یہ سمپوزیم, یہ سیمیناروں کی برکت ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. گزشتہ 3 سال سے تو ہم اپنے آپ سے بھی ملنے سے دور رہا کرتے تھے. آج تھوڑا سا موقع ملا اور انہوں نے جس روانی سے اپنی باتیں کہی ہیں, کافکا کے حوالے سے ہوں یا مبارزہ کے حوالے سے ہوں, انہوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ آزاد نظم سنا ہے. افسانہ نظم کی معراج وہی ہے جو مکالمے میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو مجھے ایسے ہی لگا کہ آپ نظم سنا رہی ہیں افسانے کے عنوان سے, افسانے کے موضوعات پر. بہت اچھا لگا. یہاں تخلیق کار شائستہ یوسف صاحبہ موجود ہیں, محمود شاہد صاحب موجود ہیں. تخلیق کار کو بنیادی اہمیت دی جانی چاہیے. جب تخلیق نہیں ہے تو پھر کہاں کی تحقیق اور کہاں کی تحقیق. یہ اکثر یہ ہوتا نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو. بنیادی طور پر تخلیق کار کو اہمیت دی جائے. اور شائستہ یوسف صاحبہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بڑے شہر کے قلمکار اپنی بات منوا لیتے ہیں. بڑے شہروں میں ان کے ایک مکالمہ بھی ہوتا ہے. ضرورت ان چھوٹے چھوٹے شہروں کی ہے جہاں سے چھوٹے چھوٹے قلمکار نکلتے ہیں
उन खलमकारों को आप मौका दीजिए, उन पर गुफ्तगू कीजिए, उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए, फिर देखिए कि यही छोटे शहर का कलमकार उस आफाकी सतह पर चमकने लगेगा, जिसकी मिसाल हमारे पास एक मखदूम मोहिउद्दीन की मिसाल ले लीजिए, छोटे से गाँव, लेकिन उनको मौका मिला। मुझे ज़हीर रब्बानी साहब की अभी एक बात याद आ रही है, उन्होंने कहा कि शुमाली हिंद के अफसाना निगारों पर मुबाहिसा होता है, जनूबी हिंद में नज़रअंदाज किए जाते हैं। इसकी बड़ी वजह खुद जनूबी हिंद के लोग हैं, इसलिए कि यहाँ इज्ज़त इंकिसारी ने हमको मार डाला है। हम इज्ज़त इंकिसारी में बहुत रहते हैं, हम अपना प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहते, हम उसको रियाकारी का नाम देते हैं, लेकिन आज के दौर में मार्केट में रहना है तो अपने माल को बेचने का हुनर आना चाहिए, वरना फिर आप पीछे ही रह जाओगे। चंद बातें थी, बस इंशाल्लाह फिर बात होती है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.